बच्चों, आज हम क्लास 11th मैथ के बारे में बात करेंगे। तो हम पढ़ेंगे आज क्लास 11th मैथ का चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट आपका है सेट। चैप्टर फर्स्ट आपका है सेट। तो ये सेट जो है आपका, ये आज के समय में मैथमेटिक्स में एक अच्छा स्कोप हो चुका है, जिसका यूजेस हम कई जगहों पर करते हैं। जैसे हम इसके बाद आने वाले चैप्टर में फंक्शंस हैं, हम बिना सेट के हम फंक्शन का पढ़ना संभव नहीं होता है। और हम 12 में जाते जाते हमारा चैप्टर मिलता है रिलेशन एंड फंक्शन। बिना हम सेट के रिलेशन एंड फंक्शन को हम समझ नहीं सकते हैं। और हमारी मैथ में एक और ऐसी चीज़ें ऐड हुई हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी भी हम बिना सेट के समझ नहीं पाते हैं, उसमें भी सेट का यूज होता है। तो आज सेट क्या हो गया मैथ में, एक इसका वैल्यूएशन क्या हो चुका, बढ़ चुका है। तो जब ये चीज़ें हो गई हैं और भी कई जगह पे हम इसका यूज करते हैं हम, तो इसके लिए क्या होता है कि तो ये हमें जानना आवश्यक हो गया कि सेट क्या है। जब ये सेट को हमने कई जगहों पर कई चीज़ों में अप्लाई किया और उससे हमने कई चीज़ों को सीखा, देखा और उसमें हमने कई चीज़ों को कैलकुलेशन किया, तो हमने ये जाना कि सेट जो है क्या, व्हाट इज सेट, कि सेट क्या है। तो ये पढ़ना हमें आवश्यक हो गया। तो हम पढ़ेंगे आज सेट्स। तो सेट क्या है? सेट कहा जाता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। मतलब एक ऐसी कोई ऐसी चीज जिसको हम क्या कर सकते हैं, क्लियरली रूप में, स्पष्ट रूप में हम उसे डिफाइन कर पाएँ, वेल डिफाइन कर पाएँ और उसे हम बता पाएँ कि ये सेट है। स्पष्ट रूप से हम किसी चीज़ को हम बता सकें कि ये सेट के रूप में है, कि सेट के रूप में ये हम लिख सकते हैं, उसे हम वेल डिफाइन कर सकें। कि उसे कोई भी चीज़ हमें कलेक्ट करनी हो, एक जगह इकट्ठा करना है, कलेक्शन करना है, हमें कलेक्ट करना है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, क्लियरली रूप में, स्पष्ट रूप से हम क्या कर सकते हैं, उसे हम डिफाइन कर पाएँ, लिख सकें। तो हम उसे लिखते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम क्या कर सकते हैं, उसे हम स्पष्ट रूप से हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, जिसे जो क्या हो, वेल डिफाइन हो कि ये सेट है, किसे सेट में रख सकते हैं। तो हम उसके लिए क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि जिससे हमें और भी क्लियरली मिल जाए, क्लियरली हो कि ये सेट है या ये सेट नहीं है। क्योंकि हम ये भी पढ़ेंगे कि ऐसे ये भी एग्जाम्पल देखेंगे कि सेट है क्या और क्या है नहीं। तो हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम सेट की डिफिनीशन लिखते हैं। तो सेट की डिफिनीशन क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारा कहता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, आपका सेट कहलाता है। कि ऐसा कोई भी चीज़ जिसको हम कोई भी चीज़ को कलेक्ट कर रहे हैं, उसे हम क्या करते हैं, क्लियरली रूप में हम बता सकें कि ये क्या है, सेट है, डिफाइन कर पाएँ। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल हम कह सकते हैं, अगर हम कहें एग्जांपल के रूप में, तो हम लिख सकते हैं कि अगर है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसे हम लिखते हैं कैपिटल एन से। हमें ये पता है कि नेचुरल नंबर क्या क्या होती है, ये हमें वेल डिफाइन है हमें, तो हम इसका कलेक्शन ले सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, सेट कहलाएगा। कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसी चीज़ हमारे पास है, क्या है, नेचुरल नंबर है, जिसे हमें क्या पता है कि नेचुरल नंबर ये हैं। जैसे हमारे पास 1 से लेकर जो गिनतियाँ हमें मिलती हैं, 1 2 3 4 5, जो हमें इनफाइनाइट जाती हैं, सभी क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं। जो चीज़ें, जो भी काउंटिंग जो होती हैं, वो क्या होती है, नेचुरल नंबर होती हैं। तो हमें ये पता है कि ये नेचुरल नंबर हैं, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, वो हमें वेल डिफाइन है, तो हम उसे कह सकते हैं ये सेट है, उसे हम सेट के रूप में लिख सकते हैं। तो हमें ये बताना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर है ये n, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सेट है। हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक सेट है। अगर इसी में कहा जाए कि आप
सेट ऑफ नेचुरल नंबर में -3, अगर हम कहें कि -3 भी क्या है आपका एक सेट है जो क्या है एक नेचुरल नंबर है, तो हम कहेंगे नहीं, हम कहेंगे नहीं, क्योंकि हम वेल डिफाइन हैं, हमें पता है, हम जानते हैं अच्छे तरीके से कि नेचुरल नंबर क्या होती हैं, -3 के रूप में नहीं होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि -3 क्या है, सेट के रूप में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या कह रहा है, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो बोल रहा है वो हमें n के रूप में लिखेंगे, जो हमारी जो क्या होंगी 1 से स्टार्ट होंगी, जो भी गिनती जो होगी हमारी, जो भी वैल्यू होगा। तो हम लिख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या लिख सकते हैं, इसे हम सेट के रूप में लिख सकते हैं। या हम कहें कि रिवर्स ऑफ इंडिया, या हम लिख सकते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, रिवर्स ऑफ इंडिया, ये भी क्या ऐसा है एक सेट है, क्योंकि ये रिवर्स ऑफ इंडिया क्या है, वेल डिफाइंड है कि इंडिया में आने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, भारत में नदियां कौन कौन सी हैं, भारत की नदियां कौन सी हैं, ये क्या है हमें बखूबी पता है, वेल डिफाइंड है, तो हम इसका कलेक्शन कर सकते हैं। तो जो हम वेल डिफाइंड है जो उसका कलेक्शन करेंगे वही क्या है, सेट है। हम कह सकते हैं कि जो चीज़ें हमें वेल डिफाइंड है, हमें स्पष्ट रूप से पता है, क्लियरली पता है कि ये चीज़ें हमारी यहाँ पे है, ये स्पष्ट रूप में ये चीज़ें होंगी, ना कि अमेरिका की कोई नदी ले हम कह रहे हैं कि रिवर्स ऑफ इंडिया, अमेरिका की नदी की हम बात कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ रिवर्स ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। तो रिवर्स ऑफ इंडिया क्या एक सेट है, क्योंकि ये क्या हमें बखूबी तरह से ये पता है कि ये क्या वेल डिफाइंड है कि जो ये रिवर्स ऑफ इंडिया है वो भारत की नदी ही है। तो भारत की नदी जो होगी वो क्या होगा, उसका जो कलेक्शन करेंगे हम वही क्या होगा, सेट होगा, इसलिए रिवर्स ऑफ इंडिया क्या होगा, एक सेट होगा। तो ये चीज़ें क्या होगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी क्या होगा, हमें पता है कि नेचुरल नंबर होते क्या, मैथमेटिकल टूल्स से हम जानते हैं, मैथ पढ़ रहे हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी क्या है, एक आपका सेट है, क्योंकि हमें वेल डिफाइन है, पता है हमें कि एक ऐसी चीज़ है जो हमें क्या है, नेचुरल नंबर हमें जो जो चीज़ें होती हैं वो हमें पता है, क्लियरली है, स्पष्ट है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है क्या, ये नेचुरल नंबर है जो 1 से स्टार्ट होती हैं, हमें वेल डिफाइन है हमें, तो उसका हम कलेक्शन करेंगे तो क्या होंगी, एक सेट के रूप में मिलेंगी, इसलिए क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा, एक सेट होगा। और रिवर्स ऑफ इंडिया भी क्या होगा, एक सेट होगा, क्योंकि रिवर्स ऑफ इंडिया जो इंडिया की नदी होगी, भारत की नदियाँ होंगी, वो क्या होगी, हमें पता है कि भारत में आने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, हम जानते हैं, हम कहीं से भी पता कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इंडिया की, भारत की नदियाँ के नाम लिख सकते हैं, तो क्या होगा, कलेक्शन कर सकते हैं, हम वेल डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए क्या होगा, ये एक सेट होगा, समुच्चय होगा। सेट मतलब क्या होता है आपका, समुच्चय। अब है क्या नहीं सेट, ये भी तो हमें जानना है। तो सेट है क्या नहीं, जब इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि सेट है क्या और है क्या नहीं, समुच्चय है क्या और क्या नहीं है, हमें ये पता हो जाएगा जब इसका एग्जाम्पल लेंगे हम कि ये सेट है, नेचुरल नंबर पता है हमें, वेल डिफाइन है, रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में पता है, ये वेल डिफाइन है, और सेट है क्या नहीं, तब हम समझ जाएंगे कि सेट क्या है और क्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे आपके क्लास में ही हम कह सकते हैं बेस्ट बॉयज ऑफ योर क्लास, कि आपके क्लास में सबसे बेस्ट बॉय कौन सा है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है, सेट है कि नहीं है, बेस्ट बॉय ऑफ योर क्लास। अब हम पूछे किसी लड़के से, मान लीजिए हमारे क्लास में कोई लड़का है, मान लेते हैं राम है, तो राम से पूछते हैं हम कि बेस्ट बॉयज ऑफ योर क्लास, कि आपके क्लास का बेस्ट बॉय कौन सा है, बेस्ट बॉय के रूप में लिखिए आप, तो आप पता करेंगे बेस्ट बॉय। लेकिन जब आप बेस्ट बॉय पता करेंगे तो क्या वो सेट के रूप में लिख सकते हैं हम, तो क्या बोलेंगे हम, नहीं, क्योंकि राम क्या कहेगा कि वो जो लड़का है बेस्ट बॉय है क्लास का, किस में बेस्ट है, स्टडी में है, पढ़ने में है, कि कह सकते हैं हम खेलने में है, प्लेइंग, या आप कह सकते हैं हम सिंगिंग में है। पूछेगा ना वो, क्या पूछ सकता है कि जो बेस्ट बॉय कह रहे हैं हम क्लास में अपने, किस चीज़ में बेस्ट है वो, हमें तो ये वेल डिफाइंड है नहीं, कि हमें ये तो स्पष्ट है नहीं, क्यों हम इसको हम कैसे सेट के रूप में बताएंगे हम, जब हमें स्पष्ट नहीं है तो हम कैसे बताएंगे कि हम कह सकते हैं बेस्ट बॉयज ऑफ योर क्लास, कि आपके क्लास के सबसे बेस्ट लड़के का क्या वो सेट है, समुच्चय लिखो। तो हम कह सकते हैं इसका समुच्चय हम सेट नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यह नहीं पता है कि जो बेस्ट बॉय है हमारे क्लास का किस में है, पढ़ने में है कि खेलने में है कि सिंगिंग में है कि घूसा मारने में है, मान सकते हैं इसमें हो, या और भी है कूदने में है, दौड़ने में है, ये तो पता नहीं, वेल डिफाइंड है नहीं, हम कह सकते हैं। तो ये क्या होगा, आपका सेट नहीं होगा, समुच्चय नहीं होगा।
हमें क्लियरली हमें है नहीं, जो चीज़ें क्लियरली नहीं है उस क्या होता होगा, सेट नहीं होता। ये थियोरेटिकल चीज़ें हैं, आपको बेसिक है, आप पढ़ते हुए ध्यान से देखते हुए चलिए आप। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि अब हमें स्पष्ट होता है कि जो क्या हो वेल डिफाइन हो तो हम उसका कलेक्शन करते हैं उस ऑब्जेक्ट का, तो क्या होती है, उस सेट कहलाती हैं। जिस चीज़ का ऑब्जेक्ट का हम कलेक्शन नहीं कर पाते अर्थात वो वेल डिफाइन नहीं होती हैं, वो क्या होती है, सेट नहीं होती है। जैसे हम कहते हैं कि बेस्ट बुक ऑफ इंडिया, कि भारत के सभी अच्छे बुक, अच्छी बुक कौन कौन सी है भारत की, तो हम कैसे बताएंगे कि बेस्ट बुक इंडिया में कौन कौन सी, ये तो नहीं कह रहा ना कौन सी किस तरह की बुक के बारे में बात कर रहा है, कि वो कह सकते हैं हम कि वो बुक रीड वाली है, पढ़ने वाली है, कि वो किसी इंस्पायर करने वाली बुक है, वो कौन सी बेस्ट बुक है, ये तो हमें पता नहीं है। या हम कह सकते हैं बेस्ट बुक ऑफ मुंशी प्रेमचंद, कह सकते हैं बेस्ट बुक ऑफ मुंशी प्रेमचंद, कि क्या ये सेट के रूप में लिख सकते हैं हम, कह सकते हैं बेस्ट बुक ऑफ मुंशी प्रेमचंद तो नहीं कहा जाता। कि ऑल बुक ऑफ मुंशी प्रेमचंद तो हम बता सकते थे, या ऑल नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद, सभी उपन्यास के बारे में बता सकते थे हम, कि उन्होंने कितने कौन कौन से उपन्यास लिखा है उसके बारे में हम उसको डिफाइन कर सकते। तो उसको हम एक क्या कर सकते, क्लियरली रूप में हम कलेक्ट करके लिख सकते थे, वो सेट होता। लेकिन अगर कह रहा है कि बेस्ट बुक ऑफ मुंशी प्रेमचंद, तो हम कैसे बताएंगे कि कौन सी उपन्यास लिखा है उन्होंने, कि कहानी का उन्होंने, किसमें बुक बेस्ट कह रहे हैं आप, ये तो आप बता नहीं रहे ना। तो ये चीज़ें क्या होंगी, वेल डिफाइन नहीं होंगी, तो हम इसे क्या कहेंगे कि इसे हम सेट के रूप में नहीं मानेंगे। तो अब हमें ये पता होता है कि सेट क्या है, जिसका यूज हम पढ़ते हैं रिलेशन एंड फंक्शन में, प्रोबेबिलिटी में, तो इससे हम डिफाइन कर पाते हैं। चीज़ें आती हैं उसमें, तो आप उसमें डिफाइन करते हैं। तो इसमें और चीज़ें हैं, जैसे अगर हम कुछ नोटेशन की बात करते हैं, कि अगर हम सेट के सिंबल के बारे में बात करें, कि सेट को हम कैसे सिंबल के रूप में लिखते हैं, प्रतीक के रूप में कैसे लिखते हैं, कैसे उसे हम डिनोट करेंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे सिंबल को, तो हम कैसे कहते हैं, इसका जो होता है नोटेशन के बारे में बात करते हैं। अगर सिंबल ऑफ सेट लिखते हैं तो सिंबल ऑफ सेट हमेशा क्या होता है, कैपिटल में होता है। कैपिटल में ए में लिख सकते हैं, बी में लिख सकते हैं, सी में लिख सकते हैं, एक्स में लिख सकते हैं, या वाई में लिख सकते हैं। लेकिन क्या होगा, ये सिंबल ऑफ सेट, जो सेट का सिंबल होगा वो हमेशा कैपिटल में होता है। ये आपका बेसिक है, क्योंकि आपको ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। जब आप इसको समझेंगे तो आप क्वेश्चंस कर लेंगे, प्रश्नावली कर पाएंगे आप। तो मेरे प्यारे बच्चों, कि हमेशा हम सेट के सिंबल को, जो प्रतीक को लिखते हैं, उसे हमेशा हम कैपिटल में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं। और भी एक चीज़ें आती हैं इसमें, कि अगर हम जो लिखते हैं, जो हम एलिमेंट, जो सिंबल ऑफ सेट में हम जो एलिमेंट लिखते हैं, जैसे हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, उसे हम कहते क्या हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ सेट। क्या कहते हैं, एलिमेंट ऑफ सेट कहते हैं। अभी हम केवल सेट के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में बात करें। जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में बात करेंगे तो हम वहाँ पर प्रदर्शित करके दिखाएंगे कैसे उस सेट को हम लिखते हैं, कैसे करते हैं। जब अभी हम ये आपको बेसिक समझ रहे हैं कि हम कैसे, अभी हम सेट के बारे में समझ रहे हैं कि सेट में क्या क्या चीज़ें होती है, जो आपका बेसिक है, कि सिंबल ऑफ सेट जो है वो हम कैपिटल में लिखते हैं, हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, कैपिटल अक्षरों में लिखा जाता है। और जो उस एलिमेंट जो रखे होते हैं सेट में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ सेट। उसे हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ सेट कहते हैं, समुच्चय का एलिमेंट कहते हैं, या उसे कहते हैं हम, उसे मेंबर भी कहते हैं, उसे हम कहते हैं मेंबर भी कहते हैं, कि उस समुच्चय का ये मेंबर है, या सेट ऑफ मेंबर कहते हैं, मेंबर ऑफ सेट कहते हैं, या उसे हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, मेंबर कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं, जो भी बोलना हो हम बोल सकते हैं। ये तीन चीज़ें हम बोल सकते हैं। इसे हमेशा हम कैसे लिखते हैं, इसे हम हमेशा लिखते हैं स्मॉल में। कैसे लिखते हैं, स्मॉल में लिखते हैं, ए बी, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, जेड, ऐसे लिखते हैं, हमेशा स्मॉल लिखेंगे। किसमें, जैसे आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, या रिवर्स ऑफ इंडिया है। रिवर्स ऑफ इंडिया क्या, गंगा है, जमुना है, गोमती है, तो ये सब क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखते जाते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं क्या कहलाती हैं, जो रिवर्स ऑफ इंडिया जो हम लिखते हैं किसी सेट में, वो क्या होती है, एलिमेंट होता है सेट का। वो क्या कहलाता है, समुच्चय का एलिमेंट कहलाता है, या मेंबर कहलाता है, उस समुच्चय का मेंबर है, या उस समुच्चय का ऑब्जेक्ट है, ये कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये चीज़ें होती हैं वहाँ पर, ये समझ में आया, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट।
तो जो हम सेट को कैसे, कितने प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं सेट को, समुच्चय को, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हम कह सकते हैं सेट के बारे में कि जो हमारा सेट है इसे हम किसी समुच्चय को निरूपित करने के केवल कितनी विधियां होती हैं? 2 विधियां होती हैं। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट होता है कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि जो सेट के समुच्चय के जो प्रकार होते हैं, हम कह सकते हैं किसी समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां होती हैं। समुच्चय को निरूपित हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? 2 प्रकार से कर सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ये 2 प्रकार की होती हैं। नंबर फर्स्ट रोस्टर फॉर्म, नंबर फर्स्ट क्या होता है आपका? रोस्टर फॉर्म, और नंबर सेकंड होता है आपका सेट विल्डर फॉर्म। सेकंड क्या होता है आपका? नंबर फर्स्ट होता है आपका रोस्टर फॉर्म होता है। सेट कितने प्रकार से प्रदर्शित किए जा सकते हैं, समुच्चय को हम कितने प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं? हम 2 प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट रोस्टर फॉर्म में, नंबर सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म में। क्या कह सकते हैं हम? सेट बिल्डर फॉर्म में। इसे हम ट्यूबुलर फॉर्म बोलते हैं, ट्यूबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? ट्यूबुलर फॉर्म बोलते हैं। इसका जो हिंदी हम कह सकते हैं, इसका हिंदी होता है रोस्टर या सारणीबद्ध। इसे हम कह सकते हैं समुच्चय निर्माण रूप। ये रोस्टर फॉर्म या ट्यूबुलर फॉर्म, जिसे हम कहते हैं रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। सेकंड क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? जिसमें सभी एलिमेंट आते हैं, जिसमें सभी एलिमेंट को हम लिख सकें या लिख पाएं। जैसे हम कह सकते हैं हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है, जैसे हमने बात किया नेचुरल नंबर को, तो नेचुरल नंबर को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या है? हमारा नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक हम लिख सकें, इनफाइनाइट। तो ये कैसा रूप होगा? रोस्टर रूप होगा, जिसमें हम सभी एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, जिसमें हम सभी एलिमेंट को हम दिखा पाएँ या अवयवों को हम क्या कर सकें? सूचीबद्ध कर सकें। सभी अवयवों को, जो नेचुरल नंबर के आने वाले सभी अवयव हैं, उन्हें हम क्या कर सकते हैं? हम उसे हम कलेक्ट कर सकें, लिख सकें। तो अवयव क्या मतलब? एलिमेंट्स। तो हम कह सकते हैं n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 कैसा होगा? रोस्टर के फॉर्म में होगा। तो इस फॉर्म में अगर लिखा हो तो कैसा फॉर्म होगा? कैसा सेट होगा? रोस्टर फॉर्म या ट्यूबुलर फॉर्म होगा, या रोस्टर या सारणीबद्ध रूप होगा। लेकिन अगर समुच्चय निर्माण रूप में लिखना हो तो हम इसी चीज़ को हम अगर लिखते हैं वहाँ पर, मतलब क्या कहता है आपका ये, कि इसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक ऐसा गुण होना चाहिए कि जो रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में जो आने वाली ये चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं, उसके लिए ट्रू हो, लेकिन इसके बाहर के जो एलिमेंट आए उसके लिए फॉल्स हो। मतलब कि इसमें आने वाली चीज़ों के लिए ट्रू हो और बाहर की चीज़ें जो आए उनके लिए क्या हो? फॉल्स हो। जैसे अगर इसमें क्या हो? 0 ले लें, हम -1 ले लें, तो क्या होगी? अगर हम एक और 0 लिख लें यहाँ पर, या 1 ले लें या -1 ले लें, तो ये सब क्या होंगी? नेचुरल नंबर नहीं कहे जाएंगे। तो ये क्या होगी? इसके रूप में हम कैसे लिखेंगे? इसके लिए तो हम इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं यक्स, ऐसे कुछ लिखते हैं, यक्स इक्वल टू, हम कह सकते हैं ब्रैकेट में यक्स सच दैट, यहाँ पर लिखते हैं ऐसे कुछ फॉर्म में, यक्स इज अ नेचुरल नंबर, यक्स इज अ नेचुरल नंबर। यक्स इक्वल टू, या यहाँ पर यन लिखेंगे, यन इक्वल टू एक्स
ये आपके रूप में दिया गया यहाँ पर, यक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो अब इसके बारे में हम समझेंगे ये है क्या, क्या लिखा, ये कह क्या रहा है। तो ये इसका मतलब है कि सच दैट, क्या होता है, सच दैट या कॉलन कहते हैं, कॉलन। एन क्या है आपका, नेचुरल नंबर के बारे में, एन क्या है, सेट है ये, और ये क्या है, सच दैट है जिसे कॉलन भी कहते हैं। तो यक्स क्या लिख सकते हैं, हम कह सकता है यक्स सच दैट यक्स इज अ नेचुरल नंबर, मतलब कि जो यक्स है, जो आपका ये यक्स है वो क्या होगा, जैसा कि हम कह सकते हैं जैसा कि यक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तो इसके लिए क्या है, ये ट्रू है। कोई बाहरी चीजें आएंगी उसके लिए क्या होगा, ये फॉल्स होगा। इससे बाहरी चीजें जो आएंगी वो क्या होगा, उसके लिए फॉल्स हो। एक ऐसी इसके अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि इसके लिए ट्रू हो और जो बाहरी चीजें उसके लिए क्या हो, फॉल्स हो। तो ये चीजें आती हैं कि इनके लिए क्या कहते हैं कि अवयवों का जो एक सर्वनिष्ठ क्या होता है, गुणधर्म होता है। हम कह सकते हैं कि जैसे हम कह सकते हैं कि कोई एक वर्णमाला का स्वर लिया जाए, वर्णमाला का क्या लेंगे, स्वर लेंगे, तो हम उसे लिख सकते हैं वोवेल के रूप में वी। तो इसका रोस्टर रूप कैसे लेंगे, वोवेल के रूप में वी लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए ई आई ओ यू। हमें पता है ये कि स्वर क्या क्या होते हैं, तो हम इसे कैसेट में कैसे लिखेंगे, इस प्रकार रूप में लिखेंगे। तो कैसा सेट क्या होगा, कैसा रिप्रेजेंटेशन करेगा, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में। तो वी इक्वल टू ए ई आई ओ यू। अगर इसे हम समुच्चय के रूप में लिखें, समुच्चय निर्माण रूप में लिखें, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, तो हम कह सकते हैं वी इक्वल टू जो आपके अंदर ये है यक्स, यक्स सच दैट यक्स जो होगा कि जो आपका ए ई आई ओ यू है, जो आपका ए यू आई ओ है, ये क्या है, एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। हम लिख सकते हैं इसे इस तरह से कि यक्स सच दैट यक्स जो है अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो ये चीजें, चलिए हम इसको ऊपर लिखते हैं, इसलिए लिख सकते हैं हम इसको रूप में, समुच्चय के रूप में वी इक्वल टू लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसे कि यक्स सच दैट यक्स ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो ये क्या कर रहा है, इसके लिए क्या है, ये वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन मतलब कह सकते हैं हम इसके लिए ट्रू है कि ए ई आई ओ यू क्या है, एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, इसके लिए ट्रू है। लेकिन इसके बाहरी चीजों के लिए क्या होगा, फॉल्स होगा। बाहरी चीजें जो आएंगी, अगर हम ए बी सी क्या लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, उसके लिए क्या होगा, वो फॉल्स होगा। अगर इसमें ए बी सी डी ई एफ रखे तो हम वहां लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, तो क्या होगा, इसके उसके लिए फॉल्स होगा। लेकिन इसके लिए क्या होगा, ये ट्रू होगा। तो इसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसा गुणधर्म है इसके अंदर जो बताता है उसके अवयवों को कि क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है कि किसी रोस्टर रूप में या किसी चीज में जो चीजें आती है सारणीबद्ध रूप में, उसके लिए क्या होगा, ट्रू हो। तो हम उसके लिए क्वेश्चन आपको बनता है, आपके प्रश्नावली में दिया गया है कि जो कि रोस्टर रूप को आप समुच्चय निर्माण रूप में चेंज करिए, यानी कि रोस्टर फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में बदलिए आप, या सेट बिल्डर फॉर्म को आप रोस्टर फॉर्म में बदलिए, तो आप बदल सकते हैं। और भी चीज़ें इंटीजर के रूप में भी आ सकती हैं, पूर्णांक के रूप में भी आ सकती हैं, तो इंटीजर ग्रुप में भी लिख सकते हैं हम। तो ये चीज़ें मिलती हैं हमें यहाँ से, तुम्हारे पास ये चीज़ें मिलती है। इसे हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये मिलता है एन एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, इसे हम कह सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल ऑफ, क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं सच दैट, लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल ऑफ सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। द सेट क्या है, एन क्या है, सेट है। क्यों, हमने अभी पढ़ा है सेट को हमेशा कैसे लिखते हैं, हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। कैसे हमने पढ़ा है, सेट को हमेशा क्या लिखते हैं, उसको सिंबल कैसे लिखते हैं, सिंबल ऑफ सेट हमने देखा था, उसे हम कैपिटल में लिखते हैं। तो एन क्या है, कैपिटल में, ये क्या है, सेट है। तो ये हमारा क्या है, एक सेट है। और ये क्या है हमारा, ये हमारा इसके अंदर आने वाले जो हैं एलिमेंट हैं, मेंबर हैं, ऑब्जेक्ट हैं, किसके, सेट के। 1 2 3 4 5 6 7 जो ये सब हैं, ये सब क्या हैं, जो सब वैल्यू आ रही हैं क्या हैं, एलिमेंट हैं, किसके, सेट के एलिमेंट हैं, यानी मेंबर हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट है। या कह सकते हैं मेंबर ऑफ सेट, मेंबर ऑफ, या ऑब्जेक्ट ऑफ सेट, या हम कह सकते हैं
सेट ऑफ एलिमेंट। तो ये चीज़ें मिलती है हमें। ये से इसे भी लिख सकते हैं हम, ये सब क्या हैं, ये सब क्या हैं आपके एलिमेंट हैं किसके, सेट के, ऑब्जेक्ट हैं सेट के, मेंबर हैं सेट के। हम किसी प्रकार से कह सकते हैं, एलिमेंट भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं और मेंबर भी कह सकते हैं। तो ये ओवेल्स है। ओवेल्स जो हमने वी से प्रदर्शित किया, ये क्या है, ये हमारा सेट है। हमने देखा क्यों, ये कैपिटल लेटर में सिंबल इसका हमने कैपिटल लेटर में लिखा, तो ये क्या है, सेट है। सेट को हम जब लिखेंगे तो सब कैपिटल लेटर में लिखेंगे। और जो हमारे एलिमेंट होंगे उसको भी हमने देखा, और जो हमारे एलिमेंट यानी मेंबर यानी ऑब्जेक्ट जो होंगे वो हमेशा स्मॉल में होते हैं, AEIOU स्मॉल में। तो ये चीज़ें मिलती हैं हमें। और समुच्चय निर्माण रूप में हमने देखा कि जो कहते हैं इसे हम द सेट ऑफ ऑल ऑफ सच दैट, मतलब द सेट ऑफ ऑल सभी का क्या है, सेट जो है वो क्या है, सच दैट किसका है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर के, जो इसके लिए ट्रू है और उसके आने वाली बाहर वाली चीज़ें जो होंगी उसके लिए फॉल्स होगा। ये मिलता है हमें। और भी एक चीज़ें हैं इसमें, उसको भी जान लेते हैं कि हमने एक सिंबल देखा है, एक सिंबल हमने ऐसे देखा है और एक सिंबल हम ऐसे पढ़ेंगे इस प्रकार से। इस सिंबल के बारे में जान ले हम। ये सिंबल ये कहता है, जैसे ये सिंबल है, इस सिंबल को हम कहते हैं बिलोंग्स टू, जैसे एप्सिलॉन के रूप में जैसे बना ना, जैसे एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन ऐसे होता है ना, ई नॉट, एप्सिलॉन नॉट ऐसे होता है आपका, इस प्रकार से बना हुआ है ये एप्सिलॉन, हमने पढ़ा है। तो ये एप्सिलॉन जो होता है इस प्रकार के रूप में, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बिलोंग्स टू कहते हैं। बिलोंग्स टू किसके कर रहा है, कि जो एलिमेंट्स होंगे उस सेट के बिलोंग में हैं, तो हम इसका यूज करेंगे, इस सिंबल का यूज करेंगे। जैसे हम लिख सकते हैं हमारे पास, मिटा दें इसको, चलो, जैसे हमारे पास सेट ले लेते हैं हम, वी है AEIOU, ये हमारे पास सेट है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का, ओवेल्स का। ओवेल्स क्या है, ओवेल्स का एक सेट है। ये सेट जो होगा ये क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा, सेट कहलाएगा। तो जो ये सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट है या मेंबर है इसके, किसके, सेट के, जो मेंबर हैं हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इसके मेंबर हैं। तो हम कैसे दिखाएंगे, A बिलोंग्स टू V, मतलब A किसका मेंबर है, V का। तो ओवेल्स के सेट का एक मेंबर है A, E मेंबर है V का, I मेंबर है या ऑब्जेक्ट है किसका, V का, O मेंबर है आपके V का, U मेंबर है आपका V का। इसी प्रकार अगर हम दूसरा सेट लेते हैं, नेचुरल नंबर लेते हैं, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, हम कह सकते हैं 1 क्या है, एक मेंबर है, एक एलिमेंट है, एक ऑब्जेक्ट है किसका, नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू कर रहा है। इसे हम पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, मतलब नेचुरल नंबर के बिलोंग कर रहा है, मतलब नेचुरल नंबर का एक ये क्या एलिमेंट है, इसलिए हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। इसी प्रकार इसको भी पढ़ सकते हैं बिलोंग्स टू, इसी प्रकार सभी को पढ़ सकते हैं बिलोंग्स टू। लेकिन हम किसको नहीं पढ़ेंगे, मान लेते हैं और हम ले लें, जैसे हमारे पास अगर है 1 2 3 4 5, अगर हम कहें 1.5, क्या है, डेढ़ की बात कर रहा है ना, 1.5, ये क्या नेचुरल नंबर है, नहीं है। तो हम लिखेंगे डज नॉट बिलोंग, ये सिंबल यूज करेंगे, डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो अगर ये सिंबल बना हो तो ये क्या कहलाता है, ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है, अर्थात 1.5 क्या डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये इस सेट का क्या होगा, मेंबर नहीं होगा, एलिमेंट नहीं होगा, कि 1.5 जो होगा इस सेट का मेंबर नहीं होगा, क्योंकि ये डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर के बात कर रहा है। तो ये चीजें हैं हमारे पास, ये आपकी थ्योरेटिकल चीजें हैं जो आपको प्रश्नावली करने में हेल्प करेंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम बात करते हैं, इसमें कुछ और चीजें हैं उसको भी जान लेते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई भी सेट है उसमें एक साथ दो एलिमेंट नहीं आने चाहिए। हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई सेट है, अगर उसे हम किसी सारणीबद्ध रूप में लिखें या रोस्टर फॉर्म में लिखें, अब तो हम रोस्टर फॉर्म समझ गए ना कैसे लिखा जाता है, रोस्टर फॉर्म में बात करेंगे हम, हमेशा जब बोलना है तो रोस्टर फॉर्म में बोलेंगे, या बोलेंगे हम बिल्डर ट्यूबुलर फॉर्म, उसी को हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, या कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें पता है कि हम सेट को कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो हम बता सकेंगे अब कैसे करते हैं,
कि उसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो इसी रूप में लिखेंगे। तो हम सब अगर हम कोई भी चीज़ें, कोई भी सेट को, हम कोई भी समुच्चय को अगर हम उसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, रोस्टर रूप में लिखते हैं, तो हम तो उसमें क्या होने, जब उसको हम रोस्टर रूप में लिखते हैं तो उसमें एक साथ दो एलिमेंट नहीं लिखे जाते हैं। ये हमारा नियम कहता है, रूल्स कहता है। जैसे हमारे पास कोई सेट है, हमने लिख दिया उसे रोस्टर फॉर्म में कि जैसे हमारे पास क्या है, एक सेट है, उसे हम ऐसे लिखेंगे, सेट में कैसे लिखेंगे, कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट क्या, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सेट है, तो कलेक्ट करेंगे इसमें। जैसे हमारे पास सेट क्या है, स्कूल, SCHOOL। अगर हमको इसमें लिखना हो किसमें, रोस्टर फॉर्म में, तो इसमें क्या होंगे, हम ऐसे लिखेंगे SCHOL, ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, SCHOL लिखेंगे। तो ये चीज़ें बात करती है कि हम कोई भी दो एलिमेंट्स को एक साथ क्या कर सकते हैं, दो एलिमेंट्स को किसी भी हम रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट में हम नहीं लिख सकते हैं। लेकिन हम अगर बात करेंगे, कोई भी बच्चा, अगर कोई भी लड़का लिख देता है तो भी क्या है, गलत नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम क्या कह सकते हैं, लिख भी दें कि हम ऐसे भी लिख दें, हम इसे SCHOOL ऐसे भी लिख दें, अगर हम क्या, ये भी क्या है, गलत नहीं है। इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या है, ये गलत नहीं है। लेकिन बात क्या करता है, ये बात ये करता है कि ये क्या है, आपका कह सकते हैं वेस्टेज ऑफ योर हार्ड वर्क, कि अपने मेहनत को क्या कर रहे हो आप, वेस्टेज कर रहे हो। कोई उसमें गलती नहीं है, सही है, लेकिन अपनी मेहनत को गलत, अपनी मेहनत क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, खराब कर रहे हो, आप लिख सकते हो। तो लेकिन हम क्या करते हैं, उसे हम एक ही बार लिखते हैं, दोबारा नहीं लिखते हैं। लिख भी दे तो सही है, लेकिन क्या है, वो वेस्टेज ऑफ योर हार्ड वर्क है। क्योंकि हम जानते हैं कि SCHOL अगर लिखा गया है, वो क्या है, वो सेट है, तो किसका सेट है, स्कूल का, ये SCHOOL का है। तो इसलिए हम ये जानेंगे। दूसरी चीज़ इसमें है कि अगर इसे हम सेट जो होता है वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ, कह सकते हैं इमैटेरियल होता है। ऑर्डर ऑफ इमैटेरियल होता है। जो सेट होता है वो क्या होता है आपका, ऑर्डर ऑफ इमैटेरियल होता है। मतलब कि अगर हम ए को, जो सेट हमारे पास है, इसको हम ऑर्डर ऑफ मटेरियल के रूप, इमैटेरियल के रूप में लिख सकते हैं, CSOHL ऐसे भी लिख दें तो भी क्या है, हमारा ये सही है, ये भी सेट ही है। तो ये क्या है, सेट हमारा क्या होता है, ऑर्डर ऑफ इमैटेरियल होता है। अगर इस रूप में भी लिखा हो, इस रूप में भी लिखा हो, तो इससे हमें क्या होता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेट को लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं रोस्टर रूप में। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये बातें होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आपकी ये थ्योरी कंप्लीट होती है आपकी प्रश्नावली 1.1 के लिए, जो आपका। तो हम बात करते हैं अब प्रश्नावली 1.1 की। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपका 6 क्वेश्चंस हैं। पहले में भी आपका दिया गया है 9 क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है नंबर फर्स्ट क्वेश्चंस में, तो हम बात करेंगे अब। इतनी चीज़ें समझ में आई होगी तो आप बता सकेंगे। अब अगर आप समझते होंगे तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो प्रश्नावली 1.1 जो आपका दिया गया है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें बता रहे कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं और कौन से नहीं हैं, वो भी बताना है हमें। निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, मतलब सेट हैं। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, 9 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें बताना है आपको कौन कौन से समुच्चय हैं, मतलब सेट हैं। और सेट हैं तो अपने उत्तर का औचित्य बताइए, उसका हमें बताना भी है, इसका मतलब क्या है कि ये क्यों सेट है, क्यों नहीं है, ये बताना आपको। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, अगर जे अक्षर वाले हैं जो
उनसे प्रारंभ होने वाले जो वर्ष के सभी महीने हैं उनका अगर कलेक्शन किया जाए तो क्या वो समुच्चय के रूप में है कि नहीं है? तो हम कह सकते हैं कि हैं, क्योंकि हमें पता है कि जे अक्षर वाले कौन कौन से हैं। जनवरी है, जनवरी और जून और जुलाई, 3 हैं। तो जे अक्षर वाले से प्रारंभ होना हमें पता है, हमें क्या है, वेल डिफाइन है, हम जानते हैं। तो हम वेल डिफाइन है हमें कि 12 महीने में, साल के 12 महीने में 3 महीने क्या है जो जे से प्रारंभ होते हैं, हमें ये क्या है, वेल डिफाइन है। हम इसका कलेक्शन कर सकते हैं इन चीज़ों का, इन ऑब्जेक्ट का। तो वही तो सेट है, तो हम बना सकते हैं। जे अक्षर से प्रारंभ सेट क्या हो जाएंगे, जनवरी, जून, जुलाई। इसलिए क्या है, ये सेट है, मतलब क्या है, हाँ लिख सकते हैं, ये सेट है, समुच्चय है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह जो है, तो हम क्या ये वेल डिफाइंड है? पहले ये चेक करेंगे कि अगर हम सही रूप से, स्पष्ट रूप से, क्लियरली हैं कि जो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक हैं उनका जो संग्रह करेंगे हम, तो सेट के रूप में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो हम पहले वेल डिफाइन होना पड़ेगा, हमें स्पष्टीकरण देना होगा, क्लियरली होना पड़ेगा। अब हमें ये क्लियरली नहीं है कि जो 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक हैं वो किस चीज़ में प्रतिभाशाली हैं। क्या वो लेखक जो हैं हॉरर लिखते हैं, हॉरर राइटर हैं, भूत के लिए कहानी लिखते हैं, कि वो हिंदी कहानियाँ लिखते हैं, कि हिंदी कहानी वाले लेखक के लिए प्रतिभाशाली लिखना है, हमें लेखकों के नाम 10 लिखना है, कि हॉरर के लिखना है, कि हमें किसी पोएट्री वाले के लिखना है, कि जो लेखक हैं पोएट्री लिखते हैं। तो हमें ये नहीं डिफाइन है कि वो पोएट्री लिखता है लेखक, कि वो कह सकें तो कहानी लिखता है कोई, या कह सकते हैं कोई हॉरर का राइटर है वो, मतलब जो डरावनी वाली चीज़ें कहानियाँ लिखते हैं, वो उस चीज़ों का लेखक है वो। तो उसमें प्रतिभाशाली हम कैसे ढूंढ सकते हैं कि इसमें तो कई क्षेत्रों में कई अलग अलग लेखक हैं इसमें, तो उनका हम ये तो नहीं डिफाइन किया गया है कि किस क्षेत्र का ये कह रहा है प्रतिभाशाली लेखक, तो ये क्या होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो हम उसका कलेक्शन कैसे करेंगे हम, जब तक हम स्पष्टीकरण नहीं मिलेगा हमें कि हम वेल डिफाइंड नहीं होंगे उसका। तो ये चीज़ें बताता है, तो क्या होगा, ये सेट नहीं होगा। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, नहीं है सेट, समुच्चय नहीं है। तो उसका हमने औचित्य भी बताया। औचित्य क्या है उसका, कि ये क्लियरली नहीं है कि वो किस क्षेत्र में है। जो प्रतिभाशाली लेखक का हम संग्रह करेंगे, सेट बनाएंगे, समुच्चय लिखेंगे, उससे हमें क्लियर नहीं है कि वो जो प्रतिभाशाली लेखक का है उसका जो नाम है वो किस क्षेत्र से संबंध रखता है। अगर वो कहा जाता कि केवल हॉरर मूवी का जो राइटर है उसके लिए लिखिए, तो हो सकता था कि हम कुछ सोचते। अब ये नहीं डिफाइन है कि वो हॉरर के लिए हॉरर का राइटर है, कि जो डरावनी कहानी लिखते हैं उसका प्रतिभाशाली लेखक है, कि जो हिंदी कहानियाँ लिखता है उसका प्रतिभाशाली लेखक है, कि कोई इंग्लिश जो राइटर है लिखता है कहानियाँ इंग्लिश में, उसका राइटर उसमें बेस्ट कह रहा है, उसमें प्रतिभाशाली कह रहा है, कि हम कह सकते हैं कोई पोएट्री लिखता हो, कविता लिखता हो, उसका जो राइटर है, तो नहीं डिफाइंड है, तो ये सेट नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि सेकंड क्वेश्चन जो इसका है वो क्या है, समुच्चय नहीं है, सेट नहीं है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह अगर हम करते हैं तो हमें यह नहीं ज्ञात है कि जो सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज हैं क्या वो संग्रह करेंगे हम, तो पता तो है हमें सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज हम ला सकते हैं। आप क्रिकेट खेलते भी हैं, सभी क्रिकेट खेलते हैं, आजकल तो गर्ल्स भी खेलने लगते हैं, खेल रहे हैं। अपने यहाँ पे विश्व कप भी होता है उनका, वर्ल्ड कप भी होता है महिलाओं के लिए भी। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह जो है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम वेल डिफाइंड नहीं है कि सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज जो है वो
किस बारे में बात कर रहा है, कि सबसे अधिक रन बनाने के मामले में कह रहा है कि सबसे तेज रन बनाने के मामले में कह रहा है, ये हमें क्लियरली नहीं है। तो हम कैसे संग्रह कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जो क्रिकेट टीम का जो खिलाड़ी होता है, जो उसका जो एक आंकड़ा दिया जाता है, जो उसके लिए जो हम बात करते हैं, अगर कि उसके लिए जो तैयार किया जाता है एक ढांचा, कि अलग अलग खिलाड़ियों को किस सूची में रखा जाए, उस खिलाड़ियों को सूची में जो बेस्ट खिलाड़ियों की सूची होती है, कि सबसे अधिक तेजी से रन बनाने वाला खिलाड़ी ये इस नाम का है, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड, ये खिलाड़ी इतने हैं, 10 नंबर तक के ये खिलाड़ी हैं, 10 नंबर तक खिलाड़ी सबसे अधिक क्या हैं, तेज रन बनाने वाले हैं। ये सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली लिस्ट है, ये सबसे तेज रन बनाने वाली लिस्ट है, कि एक साल में सबसे तेज रन ये बनाया है खिलाड़ी। तो किसमें वो सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज हैं, सबसे तेज रन बनाने वाला 11 बल्लेबाज है, कि सबसे अधिक रन बनाने वाले 11 बल्लेबाज की बात कर रहा है। तो ये तो डिफाइन किया नहीं है, ये वेल डिफाइन नहीं कर रहा है, तो ये सेट नहीं होगा, ये समुच्चय नहीं होगा। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का जो संग्रह होगा वो क्या कहा जाएगा, वो समुच्चय नहीं कहा जाएगा। इसका चौथा क्वेश्चन है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे कक्षा में, अगर आप बैठे हैं कक्षा में, आप क्लास में 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों में आप पता है कि उसमें गर्ल्स और बॉयज़ कितने कितने हैं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, कितने बॉयज़ हैं, इतने गर्ल्स हैं। तो उनको हम एक क्या कर सकते हैं, एक कलेक्शन के रूप में, उनकी सारणीबद्ध तरीके से एक रोस्टर फॉर्म में हम उनको लिख सकते हैं, राम, श्याम, मोहन, सोहन, राम खिलावन ना, जो भी हो बना सकते हैं, एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं, अब्बास, मस्तान, जो भी हो, तो उनकी लिस्ट बना सकते हैं, कितने बॉयज़ हैं ये, उनको हम लिख सकते हैं, उनको कलेक्शन कर सकते हैं, एक टेबल में एक लिस्ट बना सकते हैं। तो ये क्या है, ये जो है आपका समुच्चय है। इसका जो 5वां क्वेश्चन है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो हम जानते हैं 100 से कम मतलब 99, 1 से लेकर 99 तक जो होंगी सभी प्राकृतिक संख्या होंगी, उन्हें हम लिख सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं, n इक्वल टू लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 ... 99 लिख सकते हैं ऐसे। तो ये क्या होगा, समुच्चय होगा, ये हमारा सेट है, अभी पढ़ा है हमने, लिख सकते हैं। चल, तो इसका अगला क्वेश्चन है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो प्रेमचंद के द्वारा जो लिखित उपन्यास का संग्रह है, ये समुच्चय है। अगर यही कहता है कि बेस्ट बुक ऑफ मुंशी प्रेमचंद, यहां तक कह रहा है कि केवल नोबेल की बात कर रहा है, नोबेल ऑफ मुंशी प्रेमचंद की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कितने नोवेल्स लिखे गए हैं, उनका हम संग्रह कर सकते हैं, उनका नाम में हम ढूंढ सकते हैं, पता कर सकते हैं कौन कौन से उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। मुंशी प्रेमचंद ने जितने उपन्यास लिखे हैं वो सब प्रकाशित किए गए हैं, वो सब क्या है, मान्यता प्राप्त हैं, हमें पता है कौन कौन से उपन्यास उन्होंने लिखा है, उसका नाम हमें पता हो जाएगा, हम उसको संग्रह कर सकते हैं, इकट्ठा एक जगह पे लिख सकते हैं, उसको एक रोस्टर फॉर्म में एक सारणीबद्ध तरीके में हम लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, हमारा समुच्चय होगा। अगला क्वेश्चन, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। हमें समपूर्णांक पता है, सम और आड और इवन समझते ही हैं, तो सम संख्याएं पता है, समपूर्णांकों का संग्रह हम कर सकते हैं। सभी समपूर्णांक संग्रह क्या होंगे, तो उसको हम लिख सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, हमारा समुच्चय होगा। और कह रहा है कि अगला क्वेश्चन 8वां कह रहा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। जिसे हम ये पढ़ रहे हैं कि हमारे पास ये अध्याय हमारा समुच्चय है, जो इस अध्याय में जो प्रश्न हैं हमें पता है, वेल डिफाइन है, हमें पता है कि कितने क्वेश्चन हम गिन सकते हैं इस अध्याय में। जो आपका अध्याय है समुच्चय में जो हम पढ़ रहे हैं सेट, उसमें अध्याय में कितने क्वेश्चन हैं उनका संग्रह हम कर सकते हैं, तो क्या होगा, सेट होगा। उनको हम बता सकते हैं कितने क्वेश्चन हैं, संग्रह उनका हम कर सकते हैं। और 9वां क्वेश्चन है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह जो होगा उसे हम वेल डिफाइंड नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, इसका औचित्य ये होगा कि ये क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि कि किस खतरनाक जानवर की बात कर रहा है, कैसा खतरनाक जानवर, कि शेर अगर है खा जाएगा तब हम मर जाएंगे, कि सांप डसने पर मर जाएंगे। तो किस सबसे अधिक खतरनाक जानवर की बात कर रहा है, कि शेर खाने वाला कह रहा है कि शेर खा जाता है, कि सांप डसने पर आदमी मर जाता है। तो किस
विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह हम कैसे कर पाएंगे, कैसे डिफाइन कर पाएंगे? हमें ये नहीं पता है कि शेर खा रहा है कि सांप डस रहा है, ये हमें नहीं पता है, तो हम कैसे इसे हम संग्रह कर पाएंगे? तो इसका अब पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमने ये जाना कि कौन सा समुच्चय है, कौन सा समुच्चय नहीं है, उसका हमने उत्तर का औचित्य भी दिया। इसका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ये दिए गए हैं। तो रिक्त स्थानों के में इसे पहला क्वेश्चन दिया है 5 डॉट 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 A, सेकंड कह रहा है 8 डॉट 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 A, थर्ड कह रहा है 0 डॉट 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 A, फोर्थ कह रहा है 4 डॉट 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 A, 5 कह रहा है 2 डॉट 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 A, 6 कह रहा है 10 डॉट 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 A। तो कह रहा है जो इसके रिक्त स्थान हैं इसमें उपयुक्त प्रतीक को भरिए, कि ये प्रतीक भरा जाएगा कि ये भरा जाएगा, जो ये सिंबल है कि ये सिंबल लगेगा कि ये सिंबल लगेगा, कि बिलोंग्स टू का लगेगा कि डज नॉट बिलोंग का लगेगा इसके बीच में। तो हम ये देखेंगे कि जो ये 5 8 0 4 2 और 10 वैल्यू है, क्या ये इस सेट का मेंबर है कि नहीं है? अगर मेंबर है तो बिलोंग्स टू, मेंबर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू। हमने पढ़ा है अभी थ्योरी में। तो 5 क्या है, इसके अंदर आ रहा है सेट में, इस सेट का एक क्या एलिमेंट है, 5 क्या है, इस सेट का एक एलिमेंट है, मेंबर है इस सेट का, इस सेट का एक ऑब्जेक्ट है। हम लिख सकते हैं कि ये बिलोंग कर रहा है ए का। 8 क्या है, 8 इसके अंदर नहीं है तो ये क्या कहेंगे हम, डज नॉट बिलोंग टू। 0 क्या है, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू। 4 है, बिलोंग 4 इसके अंदर है तो हम क्या कहेंगे कि ये इस समुच्चय का बिलोंग कर रहा है, इस सेट का बिलोंग कर रहा है। तो क्या होगा, 4 बिलोंग्स टू ए, इस वाला सिंबल को प्रदर्शित करेंगे हम। 2 क्या है तो बिलोंग्स टू ए। 10 क्या है, नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू। तो ये सिंबल को हम भरेंगे, ये रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, तो इस प्रकार हम लिखेंगे। थर्ड कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए, कि आपको दिया गया है कुछ फॉर्म में दिए गए हैं, उन्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो समुच्चय दिया गया आपको थर्ड क्वेश्चन में, तो उसको हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में या ट्यूबुलर फॉर्म में। तो आपको दिया गया क्वेश्चन थर्ड का नंबर फर्स्ट, A इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और -3 लेस देन एक्स लेस देन 7 ये दिया गया। अब इसे कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, A इक्वल टू ऐसे बना लेंगे। तो जो सारे एलिमेंट को हम क्या करते हैं, जिसमें सारे एलिमेंट लिखे हो यही रोस्टर फॉर्म होता है। और जो इसको ये क्या करता है, ये ट्रू, इसके लिए ट्रू हो वही क्या होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, मतलब क्या है, ये एक सारणीबद्ध रूप में लिखा गया है। हम लिख सकते हैं इसमें क्या चीजें कह सकते हैं, ये समुच्चय निर्माण रूप है आपका, ये आपका समुच्चय निर्माण रूप मतलब सेट बिल्डर फॉर्म है। इसे में लिखना है आपको रोस्टर फॉर्म या ट्यूबुलर फॉर्म में, सारणीबद्ध रूप में या रोस्टर रूप में। तो इसे हम लिखेंगे कैसे कि यक्स एक क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है, हमें पता हो गया। और जो इंटीजर है वो यक्स की वैल्यू क्या होगी, -3 से यक्स की वैल्यू कम होगी, यक्स की वैल्यू क्या होगी, अधिक होगी, -3 से अधिक और 7 से कम। -3 लेस देन एक्स लेस देन 7 हम लिख सकते हैं यहाँ, -3 से अधिक क्या होगी, -2 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 ये होगा आपका। मतलब क्या कह रहा है कि -3 से अधिक होगी यक्स की वैल्यू, -3 लेस देन यक्स, यक्स ग्रेटर देन -3, और यक्स लेस देन 7 7 से कम होगी। जो यक्स पूर्णांक होगा, इंटीजर होगा, वो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -3 से अधिक होगी और 7 से कम होगी। तो उसे हम रोस्टर रूप में लिखेंगे तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 लिख पाएंगे, ऐसे लिखेंगे इस रूप में। और इसका दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि एक सेट दिया गया है B इक्वल टू
एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। ब्रैकेट बंद कर दिया। अब ये आपको लिखा गया है सेट बिल्डर फॉर्म में, मतलब कि समुच्चय निर्माण रूप में, जो दूसरा इसका रिप्रेजेंट कर रहे थे हम सेट को, दूसरे फॉर्म में लिखा गया है। अब इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम लिख सकते हैं v इक्वल टू, वी क्या एक सेट है, इसमें एक क्या था सेट था, तो सेट क्या है हमेशा कैपिटल में होता है, मैंने पढ़ा है, तो v क्या है कैपिटल में है, इक्वल टू हम लिख सकते हैं x जो है सच दैट x संख्या क्या है 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या हम क्या जानते हैं 1 से जानते हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5, ये स्टॉप करते हैं 5 तक, क्योंकि 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, तो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या हमने लिखा किस रूप में, रोस्टर रूप में। ये हमारा क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में होगा, इसी फॉर्म में लिखना था रोस्टर फॉर्म। ये भी कैसा है रोस्टर फॉर्म, तो हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना था, रोस्टर रूप में लिखना था। और भी है कि ये कह रहा है सी, अगला क्वेश्चन कह रहा है नंबर 3 इसका, नंबर 3 कह रहा है c इक्वल टू एक्स सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। ये दिया है, ब्रैकेट बंद कर दिया गया, पूरे ब्रैकेट में दिया गया ये कैसा रूप है, ये आपका समुच्चय निर्माण रूप है, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसे हम कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, c इक्वल टू ऐसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। अब x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या, 2 अंकों की जो प्राकृतिक संख्या होती है कहाँ से होती है, 10 से स्टार्ट होती है। हम जानते हैं 10 11 12 13 डॉट 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 99 तक ये होती हैं। लेकिन अब इसमें एक और कंडीशन लिया है, जिसके अंकों का योगफल 8 हो। तो 10 11 12 13 14 15 जो होगा 16 17 जो आपका ये 17 होगा, 2 अंकों की संख्या, इनका योगफल क्या होगा, अंकों का 8 होगा। तो ये क्या होगा, एलिमेंट होगा किसका, सेट का। और कैसा ये अंक है, प्राकृतिक संख्या भी है। और 18 नहीं होगा, 19 भी नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, 22 21 22 23 24 25 26 होगा। 6 2 8 26 क्या है, प्राकृतिक संख्या भी है, और इनके अंकों का योगफल क्या है, 8 भी है। और हम कह सकते हैं 28 29 30 31 32 33 34 35 35 होगा, ये भी तो होगा 35 है। तो ऐसे क्या होंगे ये संख्याएं, हम देखते जाएंगे तो क्या लिखेंगे हम, जिनके अंकों का योगफल 8 है उनको हम समुच्चय के रूप में लिख सकते हैं। तो कहाँ तक जाएंगे, 80 तक जाएंगे, 80 तक जाएंगे ना, 8 + 0 8। कहाँ तक जाएंगे, ऐसे हम 80 तक जाएंगे, उससे आगे जाएंगे नहीं, आगे जाएंगे 81 9 हो जाएगा, 82 10 हो जाएगा, 83 84 85 86 87 88 89 90 9 आ जाएगा ना, 91 92 9 1 10 9 2 11 9 3 12 ज़्यादा हो जाएगा ना आपका ये। तो जिसमें क्या है, जिनके अंकों का योगफल 8 आए, 7 1 8 6 2 8 5 3 8, और भी संख्याएं होंगी तो उसको आप देखिए, 80 है डॉट 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 80 तक, 8 + 0 8। तो x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या, 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या भी हैं, और जिनके अंकों का योगफल 8 भी है। तो इसे कैसे लिखेंगे, लिख दिए रोस्टर फॉर्म में। तो ये हमारा आंसर होगा रोस्टर फॉर्म में, ये आंसर आएगा हमारा, जो ये वैल्यू होगी टोटल ना, ये हमारा आंसर होगा। और इसमें और भी क्वेश्चंस हैं 4 5 6, आप इसे करके आइएगा। उम्मीद करते हैं करेंगे आप होमवर्क के रूप में। चलो इसे आप होमवर्क रूप में लिख के आइएगा, और इसका चौथा भी करिएगा, प्रयास करिएगा, फिर हम नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज तक हम यहीं पर बात को रोकते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ फिर आएंगे और बात करेंगे इसके आगे क्वेश्चंस को। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक बेटा, पढ़ते रहें।
मस्त रहें। ओके बाय बाय।